Hello students, today in this video we are going to understand and read your poem 3 Keeping Quiet. Keeping Quiet का अर्थ होता है चुप रहना या शांत रहना, आप जानते हैं पाब्लो नेरुडा के द्वारा ये लिखी गई है। इस पोएम का फुल एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर भी इस एक ही वीडियो में हम दे रहे हैं। आपको पता है हम बहुत ही सरल क्वेश्चन आंसर बनाते हैं और पोएम का फुल एक्सप्लेनेशन देते हैं ताकि आपके एग्जाम में यदि पोएम के एक्सट्रैक्ट का भी पोर्शन आता है तो एक्सट्रैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर भी आप अच्छे से देख सकें, उनके आंसर दे सकें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसके पहले के 12th क्लास के बाकी लेसन के एक्सप्लेनेशन, उनके क्वेश्चन आंसर के वीडियो की लिंक मिल जाएगी, आप चाहें तो देख सकते हैं। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। पोएम 3 कीपिंग क्वाइट। पहले हम इस राइटर पोइट के बारे में जान लेते हैं। पाब्लो नेरुडा ये एक नेफ्ताली रिकॉर्ड रॉइस बासोल्टो इनका असली नाम था। पाब्लो नेरुडा इनका लाइफ स्पान रहा है 1904 टू 1973। इज़ अ पेन नेम ऑफ नेफ्तालो रिकार्डो रेयस बासोल्टो। ये इनका पेन नेम यानी उपनाम रहा है। कभी लोग अपना उपनाम रख लेते हैं, तो इनका भी एक बड़ा सा लंबा सा ये नाम रहा है, नेफ्तालो रिकार्डो रेयस बासोल्टो, हु वॉज बॉर्न इन द टाउन ऑफ पैरल इन चिली। और ये पराल नामक नगर में इनका जन्म हुआ था। चिली देश के रहने वाले थे ये। नेरुदा's poems are full of easily understood images which make them no less beautiful. नेरुदा की जो कविताएं हैं वो सरलता से समझ में आ जाती हैं। उनकी जो आकृतियां हैं, वो जो बताना चाहते हैं कविता में, वो आसानी से समझ में आ जाती हैं। तो इससे उनकी खूबसूरती उनमें कम खूबसूरती नहीं होती है, खूबसूरत ही बनी रहती है वो पोएम। सरलता में ही सुंदरता है। ही वॉन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन द ईयर 1971। उन्होंने 1971 में साहित्य के लिए, लिटरेचर के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था। इन दिस पोएम नेरुडा talks about the necessity of quiet introspection and creating a feeling of mutual understanding among human beings. इस कविता में नेरुडा मौन आत्मनिरीक्षण यानी जो शांत आत्मनिरीक्षण जो व्यक्ति अपने अंदर ही अंदर करता है, बिल्कुल शांत होकर के, क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, उसकी आवश्यकता के बारे में वो बात करते हैं। और मानव प्राणियों में आपसी समझदारी, फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, किस प्रकार से लोग एक दूसरे को समझें, इसके एहसास को वो क्रिएट करते हैं इस पोएम के द्वारा। इस पोएम को पढ़ने से पहले ये क्वेश्चन आपके मन में आना चाहिए, जैसा कि टाइटल है, व्हाट डज द टाइटल ऑफ पोएम सजेस्ट टू यू। इस पोएम का जो टाइटल है कीपिंग क्वाइट, ये आपको क्या बताता है। व्हाट डू यू थिंक द पोएम इज़ अबाउट, ये पोएम किस बारे में है, आपको क्या लगता है। तो कीपिंग क्वाइट का मतलब मैंने बताया चुप रहना, शांत रहना। चलिए अब आराम से इस पोएम के स्टेंजाज को समझेंगे। बहुत ही अच्छे स्टेंजा हैं, सरल हैं और ज्ञान देने वाले स्टेंजा हैं, इनको हमको समझना है। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। कभी कहता है कि अब हम 12 तक गिनती करेंगे और हम सभी शांत हो जाएंगे, निश्चल हो जाएंगे, बिल्कुल एकांत में शांत हो जाएंगे, 12 तक गिनती करेंगे। फॉर वंस on the face of the earth, let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. क्योंकि हम कम से कम एक बार इस धरती के फलक पर हम किसी भी भाषा में बातें न करें, हम शांत हो जाएं। कभी कहता है 12 तक गिनती गिनने तक, और हम किसी भी भाषा में बात न करें, एक बार इस तरह की हम काम करें। आओ हम 1 सेकंड के लिए रुक जाएं और अपने हाथों को इतना न हिलाएं। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकंड एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। द पोइट अर्जेस ईच वन ऑफ अस टू काउंट अप टू 12 एंड देन बी क्वाइट। यहाँ कवि ये बताता है कि हमें 12 तक यदि हम गिनती गिनेंगे तो हमको कुछ रेस्ट मिलेगा, कुछ आराम मिलेगा। He wants a moment of silence on the earth when no language is spoken. यहाँ कहने का मतलब है कि जब हम शांत रहें तो कोई भी भाषा में हम बात ना करें। In this way there will be no language barrier between people. और इस तरीके से लोगों के बीच में
कोई भाषा भेदभाव नहीं होगा, लड़ाई झगड़ा भाषा के ऊपर नहीं होगा। उसके कहने का मतलब ये है, नो हार्श वर्ड्स विल बी स्पोकन। यदि हम शांत रहेंगे तो कई कड़वे शब्द हमारे मुंह से नहीं निकलेंगे। इन दिस मोमेंट ऑफ साइलेंस, इस साइलेंस के क्षण में जिसमें कि वो कभी हमको चाहता है 12 की गिनती गिनने तक, द पोइट डजेंट वांट एनीवन टू मूव देयर आर्म्स। कभी चाहता है कि कोई भी अपनी भुजाओं को न हिलाए, कुछ भी काम नहीं करे, बिल्कुल निश्चल होना है हमको, स्टिलनेस पानी है। ही वांट्स अस टू रिमेन मोशनलेस। वो चाहता है कि हम बिल्कुल मोशनलेस रहें, बिल्कुल न हिलें। इट वुड बी एन एक्सोटिक मूवमेंट विदाउट रश, विदाउट इंजन्स, वी वुड ऑल बी टुगेदर इन ए सडन स्ट्रेंजनेस। यह बहुत ही एक्सोटिक यानी मोहक क्षण होगा, विलक्षण क्षण होगा, जिसमें कोई रश नहीं होगा, हड़बड़ाहट नहीं होगी, रेलपेल नहीं होगी, विदाउट इंजन्स, और मशीनों का कोई शोर नहीं होगा। वी वुड ऑल बी टुगेदर इन ए सडन स्ट्रेंजनेस। हम सभी मिलकर अचानक ही एक अनूठे अनुभव, एक विलक्षण अनुभव, एक एक्सोटिक मूवमेंट का अनुभव का आनंद लेंगे। In this poem, in this stanza, the poet feels that such a moment of silence would be an unusual and exciting one. It will have miraculous consequences. यदि हम शांत रहेंगे तो इसके बड़े अद्भुत परिणाम मिलेंगे। There will be no hurry or the sound of machines to pollute the atmosphere. एक तो हम यदि शांत रहेंगे, बिल्कुल मशीनों का शोर नहीं होगा, सारी मशीनों को बंद कर दो, कभी चाहता है तो पॉल्यूशन जो है एटमॉस्फेयर का वो बंद हो जाएगा कुछ पल के लिए। इट विल बी अ स्ट्रेंज एंड अनफेमिलियर मूवमेंट विद स्टिलनेस ऑल अराउंड। सब तरफ बिल्कुल शांत अपरिचित क्षण माहौल होगा, एकांत चारों ओर। इन दिस अनयूजुअल पीरियड द बॉन्ड्स ऑफ ह्यूमैनिटी विल गेट स्ट्रोंगर। और इस बंधन के क्षण में हमारे बीच एक मजबूती का बंधन मानवता का बंधेगा। हम एक दूसरे के लिए सोचेंगे। तो कुछ पल के लिए वो चाहता है कि सब शांत रहें। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। अब यहाँ वो कहता है कि फिशरमैन यानी मछुआरे जो मछली पकड़ते हैं, और कोल्ड सी यहाँ मतलब लिया गया है सी नियर द पोल्स, जो ध्रुवों के समीप का ठंडा समुद्र होता है, वहाँ बहुत बर्फ़ रहती है, तो वहाँ मछुआरे जाते हैं। बड़ी बड़ी व्हेल मछलियाँ वहाँ बहुत आयतों में पाई जाती हैं। तो यहाँ कभी कहता है कि ध्रुवों के समीप जो ठंडे समुद्रों में मछुआरे व्हेल मछलियों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, मछलियाँ पकड़ना बंद कर दें वो। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। और जो आदमी नमक इकट्ठा करता है तो वो अपने नमक इकट्ठा करने से उसके हाथ घायल हो जाते हैं, तो वो अपने घायल हाथों का ध्यान रखेगा, उनका उपचार करेगा। ऐसा उसका मानना है कि ऐसे क्षण में वो थोड़ा सा रेस्ट करेगा। इन दिस मूवमेंट ऑफ इनएक्टिविटी, जब वो शांत रहेगा तो उस इनएक्टिविटी के क्षण में द फिशरमैन वुड नॉट बी कैचिंग फिश, हैंस द व्हेल इन द कोल्ड वाटर विल बी सेफ। तो इससे एक तो जो कोल्ड वाटर के अंदर मछलियां हैं, व्हेल मछली, वो भी सुरक्षित रहेंगी। दिस आइडिया इज सजेस्टिव ऑफ द थॉट दैट ह्यूमन बींग्स वुड नॉट डिस्ट्रक्टिव नेचर। ये आइडिया बताता है, एक सोच है कि आदमी का कभी भी डिस्ट्रक्टिव नेचर नहीं होता है, नहीं होना चाहिए, नहीं होगा। ऑल्सो द मैन हु गैदर सॉल्ट विल बी एबल टू टेंड टू हिज wounded hands for which he had no time earlier। और वो चाहता है कि वो आदमी जिसके नमक इकट्ठा करते घायल हाथ हो गए हैं वो भी थोड़ा सा प्रोटेक्ट कर ले, हाथों को थोड़ा रेस्ट मिलेगा। दस बोथ नेचर एंड ह्यूमंस विल बी एबल टू रिकवर फ्रॉम देयर वुंड्स। और इस प्रकार से प्रकृति और ह्यूमन जो हैं दोनों एक दूसरे को घायलों से, अपने जो घाव मिलते हैं प्रकृति को मिला या मानव को, एक दूसरे को भी रिकवर कर पाएंगे। ऐसा भाव है कवि का। आगे स्टेंजा देखें। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स
wars with gas, wars with fire. Victory with no survivors would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shed doing nothing. यहाँ देखें, जो दोज माने वो व्यक्ति की बात की गई है जो कि युद्ध करते हैं, जो पर्यावरण के विरुद्ध युद्ध करते हैं, जो गैसों से युद्ध करते हैं, जो अग्नि शस्त्रों से युद्ध करते हैं, जो तो वो जीत तो जाते हैं, विजय तो प्राप्त करते हैं, परंतु उस युद्ध में कोई भी जीवित नहीं बचता, कोई भी सर्वाइवर नहीं रहता। विक्ट्री तो मिलती है पर विक्ट्री से कोई सर्वाइवर, विथ नो सर्वाइवर्स, कोई सर्वाइवर नहीं मिलता युद्ध से। तो कभी चाहता है कि ऐसे लोग जो युद्ध करते हैं या युद्ध के इच्छुक हैं, वे वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, वो अच्छे स्वच्छ कपड़े पहन करके, एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और अपने दूसरे भाइयों के साथ बिना कुछ किए, इन द शेड, वृक्षों की छांव में, डूइंग नथिंग, कुछ भी ना करते हुए युद्ध के बारे में, बड़े अपने जो भी भाई हैं उन भाइयों के साथ वृक्षों की छांव में आराम से घूमें, कोई भी युद्ध के लिए वो काम न करें, जो भी जिस तरह के भी युद्ध होते हैं वो सब बंद हो जाएं कुछ पल के लिए, ऐसा वो इस स्टेंजा में कवि चाहता है। द पोइट नाउ स्पीक्स ऑफ दोज हु वेज वॉर्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी और एनवायरनमेंट। कवि उन लोगों के बारे में बोलता है जो मानवता और पर्यावरण के विरुद्ध युद्ध चलाते हैं, चालू करते हैं। वॉर्स ऑल काइंड्स इंक्लूडिंग द यूज ऑफ केमिकल्स और पॉइजनस गैसेज, इस प्रकार के युद्ध जिनमें कि केमिकल का इस्तेमाल होता है, पॉइजनस गैसेज का इस्तेमाल होता है, ऐसे युद्ध दैट ब्रिंग डेथ एंड डिस्ट्रक्शन, जो मौत और विनाश लाते हैं। वॉर्स दैट लीव नन टू सेलिब्रेट विक्ट्री, ऐसे युद्ध जो विजय को सेलिब्रेट करने के लिए कुछ बचता ही नहीं है, कोई भी सर्वाइवर ही नहीं रहता उसके लिए, ऐसे युद्ध लोग करते हैं। ही सेज दैट सच मैन शुड स्टॉप देयर एक्टिविटी, कभी कहता है कि ऐसी एक्टिविटी बंद कर दो भाई। शेड देयर क्लोथ स्टेन्ड विद द ब्लड ऑफ ह्यूमैनिटी, जो कि मानवता के कपड़ों पर खून के धब्बे लगाते हैं, ऐसे युद्ध बंद कर दो। पुट ऑन न्यू क्लोथ्स, नए कपड़े पहनो, एंड वॉक विद देयर ब्रदर्स बिल्डिंग ब्रदरहुड, भाईचारा बनाते हुए अपने भाई के साथ घूमो, भाइयों के साथ में। द पोइट इम्प्लाइज दैट वॉर टर्न वर्ल्ड शुड बी रिप्लेस्ड बाय वन विद एन एटमॉस्फियर पीस ब्रदरहुड एंड हारमोनी। यहाँ कवि का अर्थ है कि युद्ध जो छिड़ा हुआ, जो दुनिया है जिसमें युद्ध छिड़ा हुआ है, उसकी जगह पर एक ऐसा वातावरण हो जिसमें शांति हो, भाईचारा हो, एकता हो, इस तरह का वो कुछ पल के लिए चाहता है कि शांत हो जाए सब कुछ। What I want should not be confused। अब यहाँ जो भी कवि कहता है, अब तक उसने जो बातें कही हैं, वो कहता है कि मैं जो चाहता हूँ उसका अर्थ गलती से पूर्ण निष्क्रियता न समझा जाए, विथ टोटल इनएक्टिविटी, इनएक्टिविटी माने निष्क्रियता। What I want should not be confused with total inactivity, कन्फ्यूज नहीं हो भाई। कवि कहता है मैं जो कह रहा हूँ, चाहता हूँ, उसका अर्थ गलती से भी पूर्ण निष्क्रियता न समझा जाए। यहाँ कहने का मतलब है कि आराम से बैठना नहीं है सबको, कोई भी बस ठीक है अब तो शांति से बैठे रहो, ऐसा नहीं है। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, जीवन का जो उद्देश्य है वो तो है ही। आई वॉन्ट नो ट्रक विथ डेथ, मैं मृत्यु से कोई वास्ता नहीं रखता। कोई यदि ये कहे कि भैया आप तो शांत रहो, मृत्यु आने तक कुछ भी काम मत करो, तो कभी का आशय ऐसा नहीं है निष्क्रिय होने से। वो बस इतना चाहता है कि कुछ पल के लिए आप इंट्रोस्पेक्शन करें, आप आत्मनिरीक्षण करें, आप अपने मन में सोचें, कुछ पल के लिए सारी एक्टिविटीज़ बंद कर दें, जो विनाश की नुकसान की चीज़ें हैं वो सारी बंद कर दें, ये वो चाहता है। इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, यदि हम एकाग्र होकर जीवन भर चलते न रहते, अबाउट कीपिंग अवर लाइव्स मूविंग एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और एक बार कुछ न करते, यदि हम एकाग्र होकर, सिंगल माइंडेड यानी एकाग्र होकर जीवन भर चलते न रहते,
और एक बार कुछ न करते, परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, तो हो सकता है कि भारी खामोशी हमारी भारी उदासी में बाधा डाल दे। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग अवर सेल्फ एंड ऑफ थ्रीटनिंग अवर सेल्फ विद डेथ, ये भारी उदासी जो इसलिए है कि हम खुद को कभी नहीं समझते, नेवर अंडरस्टैंडिंग अवर सेल्फ, और अपने को मृत्यु के जोखिम में डाल रहे हैं, एंड ऑफ थ्रीटनिंग अवर सेल्फ विद डेथ। फिर से बता दें, कभी कहता है कि मैं जो चाहता हूं उसका अर्थ गलती से पूर्ण निष्क्रियता न समझा जाए, जीवन का जो उद्देश्य है वो तो है ही, मैं मृत्यु से कोई वास्ता नहीं रखता। यदि हम एकाग्र होकर जीवन भर चलते न रहते, तो एक बार कुछ न करते, तो हो सकता है कि भारी खामोशी हमारी भारी उदासी में बाधा डाल दे, जो इसलिए है कि हम स्वयं को कभी नहीं समझते और अपने को मृत्यु के जोखिम में डाल रहे हैं। The poet makes a clarification that though he is advocating the need for silence, his advice should not be confused with total inactivity. कवि ये बिल्कुल क्लैरिफाई करता है कि हालांकि वो साइलेंस, शांत रहने की आवश्यकता की वकालत कर रहा है, परंतु वो ये कभी उसका मतलब पूर्ण निष्क्रियता से नहीं है, कोई कंफ्यूज ना हो इसके लिए। ही डज नॉट वांट एनी एसोसिएशन विद डेथ, उसका कोई भी संबंध मृत्यु से नहीं है। ही सीज दैट लाइफ इज मींट टू बी लिव्ड, उसका कहने का मतलब है कि जो जीवन है वो जीने के लिए है, न कि मौत के लिए। The poet further advises that people should stop being self-centered and selfish. कवि आगे सलाह देता है कि लोगों को सेल्फ सेंटर्ड नहीं होना चाहिए, सेल्फिश नहीं होना चाहिए। For one moment they should not think of keeping their lives moving, meeting their ends of fulfilling their duties. That huge silence which will arise from such a movement will only serve to help the people. It will help them introspect and overcome their sadness of failing to understand themselves. People have been threatening themselves with death by their activities. This moment of silence will give them time to understand themselves better. आगे देखिए नेक्स्ट स्टैंजा। Perhaps the earth can teach us, as when everything seems dead and later proves to be alive. Now I will count up to 12 and you keep quiet and I will go. संभवतः हम धरती से कुछ सीख सकते हैं, पृथ्वी से कुछ सीख सकते हैं कि जब सब कुछ मृत प्रतीत होता है, मरा हुआ प्रतीत होता है, तो बाद में वह जीवित सिद्ध होता है। ये बात महत्वपूर्ण है, आप इसको ध्यान से समझें। धरती में जो कुछ पड़ा हुआ है, पृथ्वी पर हमको जो भी मिलता है, हम समझते हैं ये तो निष्क्रिय है, ये तो कचरा है, इसका क्या होगा। मगर एक पपीते का बीज भी हम फेंक दें तो वो भी पता नहीं कब हमारे बगीचे में पपीते का पेड़ बन के निकल आए। तो जो निष्क्रिय लगता है वास्तव में वो निष्क्रिय तो प्रकृति में भी नहीं है। संभवतः हम धरती से कुछ सीख सकते हैं कि जब सब कुछ मृत प्रतीत होता है तो बाद में वह जीवित सिद्ध होता है। Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. फिर लास्ट में कभी कहता है, नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। अब मैं 12 तक गिनूंगा और आप शांत रहेंगे और मैं चला जाऊंगा। यदि इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो द पोएट फील्स दैट द अर्थ कैन इनलाइटन अस एंड गाइड अस इन दिस प्रोसेस ऑफ कीपिंग क्वाइट। यदि हम शांत रहना चाहते हैं कुछ देर के लिए, तो इसके लिए प्रकृति भी हमको गाइड कर सकती है, मार्गदर्शन दे सकती है, प्रकाश दे सकती है हमको। ही वॉन्ट्स अस टू ऑब्जर्व दैट देयर इज सम एक्टिविटी अंडर अपरेंट स्टिलनेस। फॉर इंस्टांस, उदाहरण के लिए समझें, ए सीड अपीयर्स टू बी डेड। एक बीज बिल्कुल डेड लगता है, मरा हुआ लगता है, बट ह्यूज फ्रूट बेयरिंग ट्रीज आर बॉर्न फ्रॉम सच सीड्स लाइंग डेड हियर एंड देयर। परंतु जहाँ तहाँ इधर उधर जो बीज पड़े हुए हैं, मरे हुए लगते हैं, वो सब से एक नया फलदार वृक्ष पैदा होता है। फाइनली द पोएट थिंक्स ही हैज सेड व्हाट ही इंटेंडेड टू। नाउ ही वांट्स अस टू कीप क्वाइट व्हाइल ही इज काउंटिंग टू 12, आफ्टर विच ही विल लीव। चलिए इसके क्वेश्चन आंसर समझते हैं थिंक इट आउट में। फर्स्ट क्वेश्चन आप देखें, व्हाट विल counting up to 12 and keeping still us to
अचीव। अब यहाँ पर जो ये दिया गया है, 12 तक गिनती करने और शांत रहने से, मौन रहने से हमें क्या उपलब्धि होती है। या फिर ये पूछ सकते हैं, हाउ विल काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल हेल्प अस। 12 तक गिनना और हमें शांत रहने में कैसे मदद करता है। तो आंसर है काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल, 12 तक गिनना और शांत रहना, विल हेल्प अस टू अचीव सम टाइम इन साइलेंस टू सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट आवर एक्शंस। ये 12 तक गिनना और शांत रहना हमारी मदद करता है, कुछ समय हमको मिल जाता है कि हम शांत रहें और खुद के एक्शंस जो हमने काम किए हैं उन कामों का हम सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करें, आत्मनिरीक्षण करें, सोचें कि जो हमने किया है वो ठीक किया है, सबके भले के लिए किया है या नहीं किया है, इसके लिए तो टाइम साइलेंस जरूरी है। सेकंड क्वेश्चन है, डू यू थिंक द पोइट एडवोकेट्स टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ। क्या आपके विचार में कवि पूर्ण निष्क्रियता वह मृत्यु का समर्थन करता है। तो आंसर है नो, नहीं। द पोइट डज नॉट एडवोकेट टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ। कवि पूर्ण निष्क्रियता और मौत का तो वकालत करता नहीं है। ही क्लैरिफाइज दैट ही हैज नो ट्रक विथ डेथ। वो बिल्कुल ये स्पष्ट करता है कि मौत से उसका कोई संबंध नहीं है। द पोइट जस्ट वॉन्ट्स द डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज टू स्टॉप। कभी बस इतना चाहता है कि जो विनाशकारी एक्टिविटीज हैं, डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज हैं, वो स्टॉप हो जाएं, बंद हो जाएं। कीपिंग क्वाइट इज सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। शांत रहना आत्मनिरीक्षण है, बट इट डज नॉट मीन इनएक्टिविटी और डेथ। परंतु इसका अर्थ बिल्कुल भी निष्क्रियता या मृत्यु नहीं है। थर्ड क्वेश्चन देखें, व्हाट इज द सैडनेस दैट द पोएट रिफर्स टू इन द पोएम कीपिंग क्वाइट। ये कीपिंग क्वाइट जो कविता है, इस कविता में किस उदासी के बारे में कवि कहता है, किस सैडनेस के बारे में कवि कहता है। तो आंसर है द पोइट रिफर्स टू द सैडनेस दैट अराइजेस फ्रॉम द फेल्यूर टू अंडरस्टैंड अवर सेल्फ। कवि उस सैडनेस के बारे में, उदासी के बारे में कहता है जो कि हमारी असफलता को हम नहीं समझते हैं, उससे पैदा होती है। दैट अराइजेस फ्रॉम द फेल्यूर टू अंडरस्टैंड अवर सेल्फ। खुद को नहीं समझते हैं तो जो असफलता होती है उसी से ही पैदा होती है उदासी। वी आर सो इंग्रॉस्ड इन द रैट रेस फॉर अचीविंग मटेरियलिस्टिक सक्सेस। हम इतने तल्लीन हैं इस चूहे की दौड़ में, रैट रेस यानी चूहे की दौड़। ये दुनियादारी में जो लोग मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, सब चाहिए, इसको रैट रेस कहते हैं। तो चूहे की दौड़ में जो सब तल्लीन हैं कि कुछ ना कुछ हमको मटेरियलिस्टिक सक्सेस, कुछ ना कुछ हमको भौतिकवादी सफलता मिल जाए, मैं हवाई जहाज हो जाए, मेरे पास कार आ जाए, मेरे पास सब कुछ आ जाए, दुनिया के सारे सुख मिल जाए, इसको मटेरियलिस्टिक सक्सेस कहते हैं। तो इसकी चूहे दौड़ में लगे हैं सब। दैट वी हैव नो टाइम टू इंट्रोस्पेक्ट अबाउट आवर एक्शंस एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेज। और हमारे पास कोई समय नहीं है कि हम निरीक्षण करें, आत्मनिरीक्षण करें अपने कार्यों का, अपने एक्शंस का और उनके परिणामों का हम इंट्रोस्पेक्शन करें, इसका हमारे पास टाइम ही नहीं है। देयरफॉर वी ऑफन एंड अप हर्टिंग अवरसेल्फ। और इसलिए हम अक्सर खुद को आखिर में चोट पहुंचाते हैं, कष्ट होता है। एंड दिस रिजल्ट्स इन सैडनेस। और इसका परिणाम होता है उदासी। क्वेश्चन 4 है, व्हाट सिंबल from nature does the poet invoke to say that there can be life under apparent stillness। कवि प्रकृति के किस सिंबल, किस प्रतीक का आह्वान करता है यह कहने के लिए कि जहां निष्क्रियता प्रतीत होती है वहां जीवन भी हो सकता है। that there can be life under apparent stillness। जहाँ पूरी तरीके से हमको शांति लगती है, निष्क्रियता प्रतीत होती है, वहाँ जीवन भी हो सकता है। तो कवि प्रकृति के किस प्रतीक का आह्वान करता है। या फिर वो पूछ सकते हैं, व्हाट सिंबल फ्रॉम नेचर डज द पोएट यूज टू प्रूव दैट कीपिंग क्वाइट इज नॉट टोटल इनएक्टिविटी। या फिर वो पूछ सकते हैं, हाउ कैन देयर बी लाइफ अंडर अपरेंट स्टिलनेस, हाउ डज द पोएट प्रूव इट। तो इसका आंसर होगा, द पोएट यूजेज नेचर एज अ सिंबल टू एक्सप्लेन हिज आइडिया। कवि प्रकृति को एक प्रतीक के रूप में एक्सप्लेन करते हुए अपना आइडिया बताता है। दैट देयर कैन बी लाइफ अंडर अपरेंट स्टिलनेस, कि बिल्कुल निष्क्रियता के बीच भी जीवन हो सकता है। अकॉर्डिंग टू द पोइट, कवि के अनुसार
कीपिंग क्वाइट इज नॉट टोटल इनएक्टिविटी, शांत रहना पूर्ण निष्क्रियता नहीं है। दैट इज अर्थात ए सीड में अपियर टू बी डेड, एक बीज भी मरा हुआ प्रतीत हो सकता है, बट लेटर ऑन द सेम इनएक्टिव सीड टर्न्स इनटू ए फ्रूटफुल ट्री, परंतु बाद में यही जो निष्क्रिय बीज हमको दिखता है वो एक फलदार वृक्ष के रूप में टर्न हो जाता है, बदल जाता है, ये हमको पता है। सेक्शन 2 में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आपको लेकर आए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द एक्सोटिक मूवमेंट दैट द पोएट रिफर्स टू इन कीपिंग क्वाइट, वो विलक्षण क्षण कौन सा है जिसकी कीपिंग क्वाइट कविता में कभी बात करता है। तो आंसर है, इसके राइटर हैं पाब्लो नेरुडा, रिफर्स टू द मूवमेंट ऑफ स्टिलनेस एंड क्वाइटनेस एज एन एक्सोटिक मूवमेंट। पाब्लो नेरुडा जो हैं कवि, वो उस क्षण की बात करती हैं जो शांत है, एकांत है, वो विलक्षण क्षण है, उसको विलक्षण मानते हैं। इट विल बी द मूवमेंट व्हेन मैनकाइंड विल बी फ्री फ्रॉम रश नॉइज एंड हार्मफुल एक्शंस, ये वो क्षण होगा जब मानवता अपनी भाग दौड़, रेलम पेला, शोर, नुकसान के कामों, इन सब चीज़ों से वो दूर रहेगी, फ्री रहेगी इस शांत क्षण में। द नॉइज ऑफ इंजन्स एंड मशीन्स विल सीज, इंजनों का शोर, मशीनों की आवाज़ सब बंद हो जाएगी। इट विल बी अ रेयर मूवमेंट ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, यह एक अतुलनीय क्षण होगा शांति का, यही वो चाहता है। सेकंड क्वेश्चन में हम समरी सारांश की बात करेंगे। इस कविता का क्वेश्चन हमेशा किसी भी पोएम का क्वेश्चन ये बन ही जाता है कि इसकी समरी बताइए, सब से सब्सटेंस बताइए, या ये कविता क्या मैसेज देती है, तो वो हम लेकर आए हैं। व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोएम कीपिंग क्वाइट सजेस्ट टू यू, इस कविता का जो टाइटल है कीपिंग क्वाइट वो क्या सजेस्ट करता है। व्हाट डू यू थिंक द पोएम इज अबाउट, कविता किस बारे में है, ये आप क्या सोचते हैं। या फिर व्हाट इज़ द मैसेज और थीम और सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम कीपिंग क्वाइट, पूछ सकता है कीपिंग क्वाइट का मैसेज क्या है, उसकी थीम क्या है, या उसका सेंट्रल आइडिया क्या है, कोई भी एक शब्द आ सकता है। या फिर वो पूछ सकता है व्हाट डज पैब्लो नेरुडा वांट टू कन्वे थ्रू दिस पोएम कीपिंग क्वाइट, पैब्लो नेरुडा जो कवि हैं वो कीपिंग क्वाइट कविता के जरिए क्या कन्वे करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। राइट द सम एंड सब्सटेंस ऑफ द पोएम कीपिंग क्वाइट, या फिर कीपिंग क्वाइट कविता का सारांश लिखिए, कैसे भी ये पूछ सकते हैं, तो जरूर याद करें, आप इसको लर्न करें। द टाइटल ऑफ द पोएम सजेस्ट द इम्पोर्टेंस ऑफ साइलेंस, इस कविता का जो शीर्षक है वो शांति के महत्व को सजेस्ट करता है। द पोएम इज अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन एंड सेल्फ असेसमेंट फॉर एन इंडिविजुअल, कविता पूरी तरीके से क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, पूरी तरीके से जो आत्मनिरीक्षण हम करें या कोई भी व्यक्ति इंडिविजुअल अपना सेल्फ असेसमेंट करे, उसके महत्व को ही बताती है। आवर स्पीच एंड एक्टिविटीज ऑफन ब्रिंग अबाउट ट्रबल एंड सफरिंग, हमारी भाषा, हमारे कार्य अक्सर दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं। सो दे नीड टू बी कंट्रोल्ड, इसलिए उन पर नियंत्रण करने की आवश्यकता होगी। द पोएम इज ऑल्सो एन अपील फॉर यूनिवर्सल हारमोनी, कविता में एक यूनिवर्सल, एक विश्वव्यापक एकता, हारमोनी की बात भी की गई है, क्योंकि वो पूरी दुनिया में शांति छाने की बात करते हैं। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, थैंक यू। आपने अभी तक इसको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले, लाल कलर से सब्सक्राइब आपके मोबाइल में लिखा हुआ होगा, उस लाल कलर के सब्सक्राइब को आप टच करेंगे तो वो वाइट कलर में बदल जाएगा, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। यदि आपको इसी तरह की वीडियो और देखना है, ग्रामर रिलेटेड, राइटिंग स्किल रिलेटेड, और भी आपकी टेक्स्ट बुक रिलेटेड, तो हमने एमपी इंग्लिश क्लासेस पर आपकी 12th क्लास की प्लेलिस्ट बना रखी है। आप इस प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सभी तरह की वीडियो की लाइब्रेरी मिल जाएगी, उनकी वीडियोज़ की लिंक मिल जाएंगी, आप देखें और सफलता की ओर अग्रसर हों। एमपी इंग्लिश क्लासेस हमेशा आपके भले के लिए इतनी मेहनत कर रहा है। थैंक यू।